हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का यह सेशन 12 जनवरी 2024 का सेशन है, जिसमें हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं व्याख्या के साथ। इसके साथ ही हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में प्रश्नों को रिवाइज भी करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि इन दिनों चूँकि समय कम स्पेयर कर पा रहा हूं, इसलिए लगातार वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूं, जिसके लिए मुझे खेद है। और आने वाले समय में जल्द ही कंटिन्यू भी करूंगा और हर दिन वीडियो भी मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा। झारखंड करंट अफेयर्स के साथ नेशनल करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जो जीके है झारखंड से रिलेटेड वो भी। तो उम्मीद करता हूं आप झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन से जुड़े रहेंगे और झारखंड अपडेट से भी जुड़े रहेंगे। तो आइए दोस्तों अब शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। यह प्रश्न था दोस्तों, किस जिले में स्थित 150 साल पुराने एक मंदिर से भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसे बरामद कर लिया गया? ऑप्शन ए लातेहार, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी चतरा अथवा ऑप्शन डी पलामू। दोस्तों इसका सही उत्तर है पलामू। आपको बता दें कि 150 साल पुराने भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति जो एक मंदिर से चोरी हो गई थी, पलामू के मंदिर से, जिसे अब बरामद कर लिया गया है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि पलामू में स्थित था यह मंदिर और मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर यह स्थित है। आपको बता दें कि लगभग 150 साल पुराना यह मंदिर है, जहां से बहुमूल्य मूर्ति चोरी हुई थी और एसआईटी की टीम ने गढ़वा जिले से इसे बरामद कर लिया था। और इस मंदिर में जो मूर्ति थी वह अष्टधातु से बनी मूर्ति थी भगवान लड्डू गोपाल की, और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की चांदी की मुकुट यहाँ से चोरी की गई थी, जो बहुमूल्य थी और बाद में इसे बरामद कर लिया गया था। तो आइए अब इम्पॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, जो कि नए प्रश्न हैं। और आज का पहला नया प्रश्न है, सरफराज अहमद किस विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देने के बाद चर्चा में रहे? ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी गांडे, ऑप्शन सी गोड्डा अथवा ऑप्शन डी जरमुंडी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गांडे। सरफराज अहमद जो कि जेएमएम के विधायक है गांडे से, वे इस्तीफा देने के कारण हाल ही के दिनों में चर्चा में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आइए इसे और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि सरफराज अहमद जो कि गांडे विधानसभा से विधायक हैं और जेएमएम से जुड़े विधायक हैं, और इन्होंने 31 दिसंबर 2023 को इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि गांडे एक विधानसभा क्षेत्र है जो कि गिरिडीह जिले में स्थित है। और अगर लोकसभा की बात करें तो कोडरमा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह एक विधानसभा क्षेत्र है। यानी गांडे विधानसभा गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाला विधानसभा क्षेत्र है, और लोकसभा की बात करें तो कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत आने वाला यह विधानसभा क्षेत्र है। सरफराज अहमद 3 बार अब तक विधायक रह चुके हैं। 1980 में पहली बार वे विधायक बने थे गांडे से ही, फिर 2009 में भी गांडे से ही वे विधायक बने थे, और ये दोनों बार 1980 और 2009 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे थे। और 2019 में उन्होंने जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गए। सरफराज अहमद के इस्तीफा के बाद जो वर्तमान में झारखंड में राजनीतिक दलों की स्थिति है विधानसभा में, आपको बता दें कि वो इस तरह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान में 29 एमएलए हैं, जबकि भाजपा के 26 एमएलए बाबूलाल मरांडी को शामिल करने के बाद, क्योंकि बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी जेवीएम, वो अब बीजेपी में शामिल हो गई है। उसके बाद बीजेपी के विधायकों की संख्या 26 है। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 17 एमएलए हैं प्रदीप यादव को जोड़कर, जो बाद में ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
इसके अलावा आजसू की बात करें तो 3 एमएलए आजसू के हैं, सीपीआई माले के 1 एमएलए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के 1 एमएलए, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के 1 एमएलए और अदर्स में 2 हैं और एक वर्तमान सीट जो खाली हुआ है, रिक्त हुआ है, वह है जो सरफराज अहमद के गांडे विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से झारखंड के किस हत्याकांड या नरसंहार के 75 वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन ए श्रद्धा वालकर हत्याकांड, ऑप्शन बी चिलखारी नरसंहार, ऑप्शन सी खरसवां हत्याकांड अथवा ऑप्शन डी बरही हत्याकांड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरायकेला खरसवां हत्याकांड है इसका सही उत्तर, जिसका 1 जनवरी को 75 वर्ष पूरा हो गया है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि सरायकेला खरसवां हत्याकांड का 75 वर्ष पूरा हो गया है और यह जो घटना घटी थी सरायकेला खरसवां घटना, ये 1 जनवरी 1948 की घटना है। आपको बता दें कि यहाँ पे हजारों आदिवासी की भीड़ इकट्ठी थी, जहाँ पुलिस द्वारा मशीन गनों से फायरिंग की गई थी, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और गोलीकांड का प्रमुख कारण था खरसवां के उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध करना। यानी यहाँ पे जो आदिवासी इकट्ठा हुए थे वे खरसवां को उड़ीसा में मिलाए जाने का विरोध कर रहे थे। और राम मनोहर लोहिया जो कि एक समाजवादी नेता थे, उन्होंने इसे जालियांवाला बाग कांड कहा था। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 जनवरी 1948 को यह घटना घटी थी और आदिवासी महासभा के बैनर के तले खरसवां के हाट मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। यानी जयपाल सिंह मुंडा इसका नेतृत्व कर रहे थे, वैसे वे यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। ये लोग जब सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर लौट रहे थे, तभी उड़ीसा पुलिस के द्वारा उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी और फायरिंग में कम से कम 1000 लोग मारे गए। वैसे गैर आधिकारिक दावों में मारे गए लोगों की संख्या 30,000 बताई जाती है। और घटना के बाद समय के साथ अब यह जगह शहीद स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है और प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को यहाँ उन शहीदों के लिए पूजा अर्चना की जाती है। यह था प्रश्न नंबर 2 और आज का प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड के किस सांसद को संसद महारत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी गीता कोड़ा, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा देवी अथवा ऑप्शन डी विद्युत वरण महतो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्युत वरण महतो। आपको बता दें कि लगातार तीसरे वर्ष विद्युत वरण महतो को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और ये जमशेदपुर से वर्तमान में सांसद हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और इसे डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा में पूरे कार्यकाल के दौरान बेहतर प्रदर्शन के लिए संसद महारत्न पुरस्कार से विद्युत वरण महतो को चयनित किया गया है और 17 फरवरी 2024 को संसद महारत्न पुरस्कार से उन्हें दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। विद्युत वरण महतो के बारे में बता दें कि वे पहली बार 2014 में सांसद बने थे 16वीं लोकसभा में और जमशेदपुर से वे चुनाव लड़कर जीते थे। और इससे पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है बहरागोड़ा, जहां से ये विधायक भी रह चुके हैं। संसद रत्न पुरस्कार इससे पहले 2022 और 23 में भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। संसद रत्न पुरस्कार के बाद स्थापना के बारे में बात दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर 2010 में इसे शुरू किया गया था और चेन्नई में पहला समारोह आयोजित किया गया था इस पुरस्कार के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और यह नेक्स्ट प्रश्न है, FIH वीमेंस हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए झारखंड के किस खिलाड़ी को उप कप्तान बनाया गया है? ऑप्शन ए संगीता कुमारी, ऑप्शन बी निक्की प्रधान, ऑप्शन सी ब्यूटी डुंगडुंग अथवा ऑप्शन डी सलीमा टेटे। इसका सही उत्तर है निक्की प्रधान। आपको बता दें कि FIH वीमेंस हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर झारखंड में आयोजित किया जा रहा है और 13 से 19 जनवरी 2024 के दौरान यह आयोजित किया जाएगा।
आपको बता दें कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में इसका आयोजन किया जाएगा। FIH विमेंस हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए हॉकी इंडिया की भारतीय टीम घोषित की गई है, जिसमें झारखंड के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। निक्की प्रधान को शामिल किया गया है उप कप्तान के रूप में, जो कि एक डिफेंडर हैं, और सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडू, इन तीनों को मिडफील्डर के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इसका आयोजन हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड के द्वारा किया जा रहा है और कुल 8 देशों की टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और आज का प्रश्न नंबर 5 है, खालिद जमील को निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जमशेदपुर FC, ऑप्शन बी झारखंड हैंडबॉल टीम, ऑप्शन सी झारखंड हॉकी, अथवा ऑप्शन डी झारखंड क्रिकेट टीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, JFC के लिए चुना गया है खालिद जमील को, यानी JFC के मुख्य कोच के तौर पर खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि खालिद जमील को दिसंबर 2023 में JFC के मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति स्कॉट कूपर के स्थान पर की गई है। और स्कॉट कूपर को भी लगभग 6-7 महीने पहले ही नियुक्त किया गया था, परंतु व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, यानी जमशेदपुर FC के मुख्य कोच के पद को त्याग दिया है और उनके स्थान पर ही खालिद जमील को नियुक्त किया गया है JFC का कोच। आपको बता दें कि JFC यानी जमशेदपुर FC इंडियन सुपर लीग की एक प्रसिद्ध और प्रमुख टीम है और इससे पहले खालिद जमील कई क्लबों के लिए भी कोच रह चुके हैं, जिसमें आइजोल FC, ईस्ट बंगाल और मोहन बंगाल जैसी टीम शामिल है। तो ये था दोस्तों आज का 5 प्रश्न और आइए आप देख लेते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर। और इसके तहत पहला प्रश्न है, झारखंड में हाल ही में किस केंद्रीय योजना को लॉन्च किया गया? यह योजना था दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसे 17 सितंबर को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक और शायर हिमकर श्याम को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? हिमकर श्याम को साहित्य शिखर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कर्मा उरांव, जिनका निधन 14 मई 2023 को हो गया, वे क्या थे? वे एक समाजशास्त्री थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। कैलाश प्रसाद देव कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों झारखंड हाई कोर्ट के विजिटिंग न्यायाधीश थे, जज थे, जिनका निधन हो गया। किस महिला तीरंदाज की नियुक्ति असम राइफल्स के कोच के पद पर किया गया है? और यह है विद्या कुमारी, जो कि प्रसिद्ध तीरंदाज है। नेक्स्ट प्रश्न है, DVC द्वारा संचालित झारखंड के KTPS एरिया 1 में स्थापित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन प्लांट में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है? इसका उत्तर है 2 मेगावाट। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के मंत्रियों को योजनाओं की मंजूरी के लिए कितने करोड़ तक का अधिकार दिया गया है? अब दोस्तों 2.5 करोड़ से 15 करोड़ तक के मंजूरी का अधिकार दिया गया है झारखंड के मंत्रियों को। झारखंड के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? और यह कलाकार हैं महावीर नायक। हाल ही में किस जिले में जूट महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर है रांची। झारखंड के अनिल कुमार सिंह कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थे दोस्तों झारखंड के महाधिवक्ता, पूर्व में महाधिवक्ता रहे हैं 2 बार। किस संस्थान के स्थापना के 20 सितंबर 2023 को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? और यह संस्थान है रांची नामकुम स्थित लाह अनुसंधान संस्थान। झारखंड के किन दो एयरपोर्ट पर परिचालन 2024 में प्रारंभ हो जाएगी? इसका उत्तर है बोकारो और दुमका। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इसकी शुरुआत जनवरी या फरवरी में ही हो जाएगी। ये था रिवीजन क्वेश्चन और अब आज देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन कहाँ लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी खूंटी, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी दुमका। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।
तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।